जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं। यदि आप भी बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है कि मोडवेट संबंधित हैं। मोडवेट संबंधित है तो किससे हैं? तो ऑप्शन ए है उत्पाद शुल्क, बी आयकर से, बिक्री कर से और डी धन कर से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्पाद शुल्क से। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी। तो कर संरचना संबंधित सुधार के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? तो वो किया गया था नरसिम्हन समिति। ठीक है, नरसिम्हन समिति। इसका गठन कब किया गया था? तो 1991 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि नरसिम्हन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1991 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था? तो कर संरचना में सुधार के लिए किया गया था। इसके बाद है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है वो है 53 मीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का क्रम क्या है? तो वो है, क्रम होगा इसका राइट आंसर बराबर, ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का कौन सा क्रम है? तो बराबर है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो तीसरा है। ध्यान रखिएगा तीसरा। तो चलिए देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो बिहार है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में तो वो है राजस्थान। इसके बाद दूसरा जो है एमपी और तीसरा जो है महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो पटना में ध्यान रखिएगा कि गोलघर कहाँ पे है? तो पटना में है। और इसका जो निर्माण हुआ था किसके समय हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन गॉस्टिन के द्वारा किया गया था 1786 ईस्वी में। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इनका जो शासनकाल है वो है 1786 से 1793 ईस्वी के बीच है। ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय कितना है शासनकाल? तो 1786 से 1793 ईस्वी के बीच है। इसके बाद है ध्यान रखिएगा पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसके बाद है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा कि जो उड़ीसा राज्य है वो बिहार से कब अलग हुआ था? तो वो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन जो किया गया था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। और इसी दिन उड़ीसा दिवस मनाया जाता है या उत्कल दिवस। ध्यान रखिएगा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को ये बिहार से अलग हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कितने ब्लॉक प्रखंड हैं? तो ध्यान रखिएगा बहुत भी क्वेश्चन है कि बिहार में कितने ब्लॉक यानी प्रखंड हैं? तो वो हैं 534। कितना है? तो 534 है। ध्यान रखिएगा कि बिहार में कुल कितने ब्लॉक प्रखंड हैं? तो वो हैं 534 है। इसके बाद क्वेश्चन है प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ पर है? तो प्लाईवुड का जो कारखाना है वो बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो हाजीपुर में। ध्यान रखिए कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है। इसके बाद क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं लाल कृष्ण अंडवानी। ध्यान रखिएगा बहुत भी क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण अंडवानी है। इसके बाद है कि डेविस कप का संबंध, डेविस कप किससे संबंधित है? तो जो डेविस कप है उसका जो संबंधित है वो किससे है? लॉन टेनिस से है। ध्यान रखिएगा
कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो लॉन टेनिस से है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध आदि किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि हॉकी से कौन सा है, तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। इसके बाद है बेटन कप का संबंध किससे है। इसके बाद है आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी और ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। इसके बाद ध्यान रखिएगा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा कि किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो ऋग्वेद के। ध्यान रखिएगा किसको किया गया है, तो ऋग्वेद के। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र। इसमें टोटल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है। तो ध्यान रखिएगा कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ से दिया जाता है, तो वो दिया जाते हैं नॉर्वे से दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किस देश से दिया जाता है, तो नॉर्वे से दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो 5 हैं वो कहाँ से दिया जाता है, तो स्वीडन से दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दी जाती है 5। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ से दिया जाता है, तो नॉर्वे में दिया जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। अब ध्यान रखना है कि जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है वो होती है अक्टूबर माह में। ठीक है, और ये 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है। ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इसके बाद है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है, तो टोक्यो है। ध्यान रखिएगा कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो है टोक्यो। अब ध्यान रखिएगा जो टोक्यो है ये किसकी राजधानी है, तो जापान की। किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर। ध्यान रखिएगा कि जापान के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु है। और इसकी राजधानी जो है टोक्यो है किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर। अब ध्यान रखना है कि जो जापान है, जापान के संसद को क्या कहते हैं, तो डायट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ के पीएम कौन है, तो फूमियो किशिदो है। फूमियो किशिदो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है 123 समझौता से संबंधित है। 123 समझौता से संबंधित है। तो इसका संबंध किससे है, तो परमाणु समझौता से। ध्यान रखिएगा बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि 1, 2, 3 समझौता से संबंधित है। तो किससे समझौता है, किससे संबंधित है, सॉरी, तो परमाणु समझौता से। 1, 2, 3। इसके बाद है, चलिए तो देख रहे हैं करेंट है। इसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, यानी हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मृणाल पांडे। ध्यान रखिएगा कि हिंदी समाचार पत्र जो है हिंदुस्तान है, इसके संपादक कौन है, तो मृणाल पांडे। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान नामक पत्रिका किसकी है, तो मदन मोहन मालवीय की। ध्यान रखिएगा। इसके बाद लीडर है, लीडर भी किसका है, तो लीडर। इसके बाद हिंदुस्तान और अभियुदय। तो लीडर, अभियुदय और हिंदुस्तान किसकी पत्रिका है, पुस्तक है, तो मदन मोहन मालवीय की। लेकिन ध्यान रखिएगा ये है हिंदी समाचार पत्र। हिंदुस्तान के संपादक कौन है, तो मृणाल पांडे हैं। इसके बाद है यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है। तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कितनी है, तो 6 है। कितने हैं, 6 हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कार्यकारी भाषा कितनी है, तो कार्यकारी जो भाषा है 2 है। ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। तो पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी भाषा कितनी है, तो अंग्रेजी 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन आधिकारिक भाषा कितनी है, तो 6 है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। 2 हो गया यहाँ पे, एक अंग्रेजी हो गया, दूसरा फ्रेंच हो गया, इसके बाद चीनी हो गया, इसके बाद हो गया फ्रेंच हो गया, चीनी हो गया, इसके बाद हो जाएगा स्वीडिश। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, चीनी हो गया, स्वीडिश हो गया। इसके बाद हैं और 2 याद नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 2 कौन कौन सा होगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के
स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखिएगा कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन, किस राज्य में बौद्ध धर्मावली दूसरे नंबर पर है? इन कहने का मतलब है कि किस राज्य में बौद्धों की संख्या दूसरे नंबर पे है? वो है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बौद्ध धर्म? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। अब ध्यान रखना है कि सर्वाधिक बौद्ध धर्मों की संख्या रहने वाली की कहाँ पे है? तो वो है महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक बौद्धों की संख्या कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और दूसरे राज्य कौन से हैं जहाँ पे सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद है, अमेरिका के राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो जो अमेरिका है वहाँ पे राष्ट्रपति कितने बार, अधिकतम बार बन सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं? तो मात्र 2 बार। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार। और भारत में कितना भी बार बन सकते हैं, ठीक है, अनेकों बार बन सकते हैं भारत में। इसके बाद है, ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है, जो बाइडेन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आप लोग का, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखते हैं, झुम्पा लाहिड़ी को हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति का विशेष दूत बनाया गया है? तो ये ध्यान रखिए उस समय का है, ठीक है, अमेरिका का। अब ध्यान रखिएगा कि जो झुम्पा लाहिड़ी है, ठीक है, ये अमेरिकी उपन्यासकार है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनका कौन कौन सा पुस्तक है। जैसे एक क्वेश्चन है, पुस्तक है द नेमसेक किसकी पुस्तक है? तो झुम्पा लाहिड़ी के हैं। इसके बाद एक और याद रखिएगा, अनकस्टमड। तो ध्यान रखिएगा कि द नेमसेक और अनकस्टमड ये किसकी पुस्तक है? तो झुम्पा लाहिड़ी के हैं। और ये कहाँ के हैं? तो अमेरिकी उपन्यासकार हैं। इसके बाद है, माय नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि माय नेम इज खान के निर्देशक कौन थे? तो वो थे करण जौहर। ध्यान रखिएगा कि माय नेम इज खान किसकी फिल्म है? तो शाहरुख खान के है। और इसके निर्देशक कौन थे? तो करण जौहर। इसके बाद है, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो चांद का जो मुंह टेढ़ा है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। ध्यान रखिएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी पुस्तक है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का है। इसके बाद है, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपाल नगर, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा अखबारी कागज का संबंध किससे है? तो नेपाल नगर से है। और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वाधिक टाइगर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, यानी इसे टाइगर स्टेट के रूप में कहा जाता है। इसके बाद है, यहाँ के ध्यान रखिएगा कि यहाँ के सीएम कौन है? तो शिवराज चौहान है। इसके बाद है, असलम डॉग मिलीनियर एक उपन्यास Q&A पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, कजरी लोक नृत्य कहाँ पर प्रचलित है? तो कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो कजरी लोक नृत्य है ये कहाँ पे प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश में। अब ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो आदित्य योगीनाथ है। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 403 है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद की संख्या कितनी है? सीटें हैं तो 100 है। इसके बाद है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 80 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 हैं। तो 403 विधानसभा की, 100 विधान परिषद की, 80 लोकसभा की और 31 राज्यसभा की सीटें हैं। इसके बाद है कि शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो ध्यान रखिएगा कि शून्य की खोज सबसे पहले किस भारतीय के द्वारा किया गया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि शून्य की खोज किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। इसके बाद है, एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है। तो ध्यान रखिएगा कि एक विद्युत ट्रेन है जो उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है। तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा?
तो ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा में जा रही है तो इसका धुआं किधर आएगा, तो इधर आएगा, ठीक है, यानी रिवर्स आएगा, तो दक्षिण की ओर, तो ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है कि निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं, पहले बनाते हैं कि 4 गुणे 3, इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, और +1 कर देंगे, चलते हैं 12 13, इसके बाद है फिर 3 से गुणा करेंगे, +1 करेंगे, 13 तिया 39 1 40, इसके बाद फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो 40 तिया 120 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा 121 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 121 हो जाएगा। इसके बाद है हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है। तो ध्यान रखिएगा कि हेपेटाइटिस जो रोग है ये किससे संबंधित है, ये हैं लीवर से, यानी यकृत से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि हेपेटाइटिस रोग का संबंध किससे है, तो लीवर से है, यानी यकृत से है। और ध्यान रखिएगा कि शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, यानी यकृत है। इसके बाद है निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो चलिए देखते हैं, एपी कल्चर का संबंध किससे है। एपी कल्चर का जो संबंध है किस, सुमेलित करे, सही को सुमेलित करे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले 80 के, अच्छा ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर समझ लेते पहले, बीटी कल्चर का संबंध किससे है, तो अंगूर के उत्पादन से है। इसके बाद है पीसी कल्चर का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से। इसके बाद है सेरी कल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम से। इसके बाद है एपी कल्चर का संबंध किससे है, तो वो है शहद से, यानी मधुमक्खी से। तो ध्यान रखिएगा कि एपी कल्चर का संबंध किससे है, तो शहद के उत्पादन से, यानी मधुमक्खी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है कि सूर्य किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती हैं। तो जो सूर्य की किरण है वो पृथ्वी पर कितनी देर के बाद पहुंचती हैं, वो पहुंचती हैं लगभग में यहाँ पर दिया है 8 मिनट 5 सेकंड, यानी कहने का मतलब है 8 मिनट, ठीक है, 20 सेकंड के आसपास लगता है। तो सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है लगभग में, यानी इसे कह सकते हैं 500 सेकंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगता है, तो 500 सेकंड लगता है। और कितना मिनट लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 8 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन है। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है, चलिए देखते हैं। VIB गियोर, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐसे देखते हैं, VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए देखते हैं इन 7 रंगों में से बीच में कौन सा रंग होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा होगा, तो वो होगा ग्रीन, यानी हरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा, ऑप्शन बी, यानी हरा रंग हो जाएगा। इसके बाद है कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कोबाल्ट 60 से कौन सी रे निकलती है, तो गामा किरण निकलती है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। तो ध्यान रखिएगा कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती हैं, तो गामा रे निकलती हैं। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में किया जाता है कोबाल्ट 60 का। इसके बाद है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। तो जो पानी होता है इसका जो घनत्व होता है सर्वाधिक किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्यान रखिएगा कि पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके बाद है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो जो ऊष्मा का सबसे चालक है वो है ऑप्शन डी, चांदी। ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो वो है चांदी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा, तो चांदी हो जाएगा। चांदी हो जाएगा। इसके बाद है दांतों में क्या होता है। तो दांतों में क्या पाया जाता है, तो वो होता है कैल्शियम। ध्यान रखिएगा कि दांतों में क्या होता है, तो कैल्शियम होता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। 2 दांत होता है, ठीक है, वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है। तो किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, तो वो है विटामिन के, ठीक है, ध्यान रखिएगा
कि कौन सा विटामिन है जो रक्त को थाका बनाता है, तो विटामिन के बनाता है। ठीक है, फ्यूनोक्यूनान, फ्यूनोक्यूनान इसका रासायनिक जो नाम है फ्यूनोक्यूनान है। इसके बाद है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन ए का रेटिनॉल है और विटामिन डी का जो होगा कैल्सिफेरॉल होगा। ठीक है, इसके बाद है एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा कि एक वयस्क के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5 से 6 लीटर होते हैं, ध्यान रखना है। और यही जो महिलाओं में क्या होते हैं, तो आधा लीटर कम होता है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त क्या होता है, कम होता है। तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। और जो इसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसके बाद है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो जो सूर्य है इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो है नाभिकीय संलयन। ध्यान रखिएगा कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। इसके बाद ध्यान रखिएगा सूर्य एक क्या है, तो एक गैसीय गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना होता है। तो सर्वाधिक मात्रा जो होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन जो होता है 71% होता है, 26.5 ये जो होता है हीलियम। तो सूर्य जो बना है सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन 71% और हीलियम कितना होता है, तो 26.5 होता है। और अन्य गैस जो होती है 2.5% होती है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ईसीजी संबंधित है, तो ईसीजी संबंधित है किससे, ये है हृदय से संबंधित। ध्यान रखिएगा ईसीजी का संबंध किससे है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंध किससे है, तो हृदय से संबंधित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा ईसीजी एंसोफेलोकार्डियोग्राफ का संबंध किससे है, तो मस्तिष्क से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे होगा ईसीजी। ठीक है, ईसीजी का संबंध किससे है, तो वो है हृदय से। इसके बाद ध्यान क्या, ईईजी। तो ध्यान रखिएगा कि ईईजी का संबंध किससे है, तो मस्तिष्क से है। लेकिन ईसीजी का संबंध किससे है, तो वो है हृदय से। इसके बाद है कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पुराने अवशेष होते हैं उसके जीवन काल कैसे निर्धारित किया जाता है, तो कार्बन 14 का प्रयोग करके किया जाता है। तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, यानी C14। इसके बाद है योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत VVI क्वेश्चन है कि योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसके द्वारा की गई थी, तो डार्विन के द्वारा की गई थी। अब ध्यान रखिएगा कि नेचुरल सिलेक्शन ये किसका सिद्धांत है, तो ये डार्विन की है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर शब्दावली नहीं है। तो ध्यान रखना है कि इससे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे CPU संबंधित है, मॉडेम संबंधित है, इसके बाद है कोल्टरान संबंधित है, लेकिन जो क्रायोजेनिक है ये संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इसके बाद है edu.in.us। ध्यान रखिएगा कि edu.in.us का संबंध किससे है, तो वो है शिक्षा से। किससे संबंधित है, तो शिक्षा से है। इसके बाद है इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो जो इन्वायरमेंट शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है, ऑप्शन ए ग्रीक, बी लैटिन, सी रोमन और डी जो है देवनागरी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवनागरी भाषा से संबंधित है। इसके बाद है निम्न में से कौन दवा की कंपनी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो कैडिला है ये कंपनी की दवा है, ठीक है, कंपनी की दवा है। इसके बाद प्रोकाइजर भी है, ये दवा की कंपनी है। इसके बाद है रैनबैक्सी भी है दवा की कंपनी, लेकिन सिवरान जो है ये कंपनी नहीं है दवा की। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है। तो सबसे जो भारी धातु होती है वो होती है ऑस्मियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे भारी धातु कौन सा है, ऑस्मियम। लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार होगा सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर बी होगा। तो सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, चांदी हो जाएगा। इसके बाद है उड़ने वाली पंछी इनमें कौन है। तो देखिए यहाँ पे जो कीवी है ये न उड़ने वाली पंछी है,
एमू जो है न उड़ने वाली पंछी हैं, लेकिन जो गौरैया पंछी होती है ये उड़ती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा, सॉरी 20 मार्च को नहीं जी, 22 मार्च को नहीं, 20 मार्च को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है कि 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की है? तो 4G मोबाइल के आविष्कारक किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है चाइना के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि 4G मोबाइल तकनीक किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो चाइना के द्वारा की गई थी। इसके बाद है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो सिरका होता है, इस सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।